और मेरे मेहनती किसान साथियों, नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म। और आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो बात अगर आपने शुरू से ही समझ ली तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी नेनुआ यानी कि तुरई की खेती कभी घाटे में नहीं जाएगी। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि बेल तो खूब बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बेल बढ़ता है, पत्ता हरा भरा आ जाता है, लेकिन जब फल आने का बारी आता है दोस्तों, उस टाइम फल ही नहीं आता है, मतलब फल रुक जाता है, फूल झड़ जाता है और आखिर में पूरा खर्चा डूब जाता है। दोस्तों आज इसी सच्चाई को हम जड़ से समझेंगे ताकि आपकी जो मेहनत है सिर्फ खेत तक ही नहीं दोस्तों, आपकी जेब में भी दिखे। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं नेनुआ की खेती का पूरा वो तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने खुद अपने खेत में अपनाया है, जिसमें कहाँ खर्चा करना है, कब खर्चा करना है, कहाँ बचत करनी है, कौन कौन सी गलती आपको नुकसान में डाल देती है और कौन कौन सा छोटा सा उपाय दोस्तों आपको बड़ा मुनाफा दिला सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे की एक एक बात आपकी पूरी फसल और आपके पैसे से जुड़ी हुई है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप खेती को समझदारी से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर मौसम में आपकी फसल आपको ज़्यादा फ़ायदा दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो भी सवाल है दोस्तों, वो अपने मन का जो भी सवाल है, खेती से जुड़ी सवाल, खाद कब डालना है, दवाई कब डालना है, कौन सा वैरायटी लेना है, या कहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो भी आपका सवाल है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए दोस्तों, ताकि हम सब मिलकर खेती को और मजबूत बना सके। तो चलिए भाइयों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं नेनुआ की खेती की, यानी तुरई की खेती की। दोस्तों पूरी जानकारी बीज से लेकर के बाजार तक पूरा मुनाफे के साथ पूरा एक एक डिटेल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आज मैं तुरई यानी कि नेनुए की खेती की वो सच आपको बताने वाला हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। भाइयों, नेनुआ एक ऐसी सब्जी है जो सही तरीके से की जाए तो किसान को मालामाल कर देती है, और अगर ज़रा सा भी लापरवाही हो जाए तो हरी भरी बेल दिखने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। बहुत सारे किसान भाई शिकायत करते हैं बेल तो खूब बढ़ जाता है लेकिन फल नहीं आता है, फूल जड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है, या पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। आज इसी वजह को जड़ से समझेंगे दोस्तों, ताकि आपकी जो गलती है वो दोबारा ना हो, कोई भी गलती ना हो। दोस्तों सबसे पहले गलती को ही देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको उसका समाधान बताएंगे, तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले नेनुआ के बारे में थोड़ा आपको समझ लीजिए दोस्तों कि नेनुआ गर्म मौसम की सब्जी है। इसे हल्की नमी और खुली धूप दोनों चाहिए होती है। इसकी मांग गांव से लेकर शहर तक बनी रहती है। होटल हो गया, ठेला हो गया, सब्जी मंडी हो गया, हॉस्टल हो गया, यहाँ तक कि दोस्तों स्कूल के जो मिड डे मील यानी कि मध्याह्न जो भोजन होता है, वहाँ भी नेनुआ की खपत होती है। यही कारण है दोस्तों कि अगर किसी किसान भाई सही समय पर सही फसल लेकर के बाजार पहुंचे तो दाम जबरदस्त उसको मिलता है। दोस्तों फायदा ये है कि इसकी तुड़ाई बार बार होती है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर पानी, खाद और बीमारी पर ध्यान ना दिया गया तो पूरी फसल भी बैठ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी की। तो भाइयों, नेनुआ की जो जड़ है बहुत नाजुक होती है, इसलिए जमीन का भुरभुरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खेत को कम से कम दोस्तों 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करके साफ कर लेना पड़ेगा। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद आपको डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गोबर की खाद डालने से दोस्तों मिट्टी में जो ताकत है वो आ जाती है, केचुआ बढ़ते हैं दोस्तों, नमी बनी रहती है, और पौधे की जो पकड़ है यानी कि जो जड़ है, जड़ की जो पकड़ है वो ज़मीन में मजबूत होती है। जो किसान गोबर की खाद नहीं डालते हैं उसकी बेल ऊपर की ओर तो हरी दिखती है, लेकिन अंदर से दोस्तों कमज़ोर होने लगती है। अब सिंचाई के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों, सिंचाई की व्यवस्था पर हम लोग ध्यान दे, तो अगर आपके पास ड्रिप सिंचाई है तो आप बहुत आगे हैं दोस्तों। ड्रिप से पानी सीधे जड़ तक पहुंचता है, पानी की बचत भी होती है, साथ में जो घुलनशील खाद है दोस्तों, जैसे कि नैनो यूरिया हो गया, नैनो डीएपी आजकल आ रहा है, या जो भी खाद आपको डालना पड़ता है या कोई भी दवाई आपको डालना पड़ता है जड़ में, तो आप ड्रिप के माध्यम से भी डाल सकते हैं। अगर ड्रिप के साथ मल्चिंग कर दी दोस्तों तो खरपतवार अपने आप कम हो जाता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। मल्चिंग करने से एक भी खरपतवार नहीं आएगा, जिससे आपका जो पौधा का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन जिस किसान भाई के पास ड्रिप नहीं है वो भी चिंता ना करे दोस्तों, उसके लिए भी हम लोग जुगाड़ लेकर आए हैं। उसके लिए नाली बनाकर आपको सिंचाई करना पड़ेगा। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो ड्रिप और मल्चिंग में पैसा भी नहीं लगाते हैं, और हो सकता है उनके पास वो व्यवस्था भी ना हो तो वो डायरेक्ट नाली बना करके भी सिंचाई कर सकते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा उपज भी होती है दोस्तों। बस आपको ध्यान
रखना है दोस्तों कि खेत में पानी जमा बिल्कुल ना हो, वरना जड़ सड़ने लग जाएगा और बीमारी तरह तरह का उसमें आना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बीज और किस्मों के ऊपर, जहां सबसे ज़्यादा गलती होती है दोस्तों जो किसान भाई करते हैं बीज के ऊपर। तो देसी नेनुआ का जो बीज है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, स्वाद बढ़िया रहता है और बीज सस्ता भी होता है, लेकिन पैदावार थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। जो हाइब्रिड किस्में हैं उसके मुकाबले पैदावार काफ़ी कम होता है। बहुत सारे किसान भाई अपना यूज के लिए देसी बीज लगाते हैं, लेकिन जो बाजार के हिसाब से लगाते हैं, जो व्यापार के हिसाब से लगाते हैं, मंडी के हिसाब से लगाते हैं, वो पैदावार ज़्यादा चाहते हैं, तो उसको हाइब्रिड किस्म के ऊपर आना चाहिए दोस्तों। हाइब्रिड जो किस्में है वो फल ज़्यादा आता है, आकार एक जैसा होता है और बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है, चमकदार होता है, जिसके वजह से जल्दी बिक भी जाता है। आजकल हाइब्रिड नेनुआ का बीज 200 से 400 रुपये तक आराम से पर पैकेट के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन भाइयों सस्ता देखकर बीज आपको नहीं लेना है, हमेशा भरोसेमंद कंपनी का ही बीज ले, वरना पूरा सीजन आपका बर्बाद हो जाता है। बीज बोने से पहले दोस्तों उसका उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो किसान भाई बीज उपचार नहीं करता है वो शुरुआत से ही बीमारी को बुलावा दे देता है। बीज को दोस्तों रासायनिक दवा से भी उपचार कर सकते हैं और जैविक तरीके से भी उपचार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। जैसे बीज को जीवामृत या गोबर के घोल में भिगो करके भी आप उपचार कर सकते हैं, इससे बीज जल्दी अंकुरित होता है और शुरुआती रोग से भी बच जाता है। अगर आप रासायनिक दवाई में उपचार करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा हो गया या मैंकोजेब, ये आप अपने ऊपर अपने हिसाब के ऊपर आप करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी दवाई है बीज उपचार के लिए, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब भाइयों हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे पौधा उगने लगता है वैसे वैसे सबसे जरूरी काम होता है समय समय पर निराई गुड़ाई करना। बहुत से किसान भाई यही सोचकर गलती कर देते हैं कि बेल फैल जाए तो खरपतवार अपने आप दब जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है दोस्तों। लेकिन सच ये है कि शुरुआती 25 से 30 दिन अगर खेत साफ नहीं रखा गया तो वही घास फूस दोस्तों आपकी जो खाद है और पानी है दोनों को चूस लेगा, यानी कि जो पौधा का जो ग्रोथ के लिए आप जो दे रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं या जो खाद दे रहे हैं, उसको जो खरपतवार है वो खींच लेगा। पहले निराई बीज उगने के दोस्तों 10 से 15 दिन के 20 दिन के अंदर में आपको कर लेनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई आपको दोस्तों 25 से 30 दिन के बाद आपको 30-35 दिन में आपको कर लेनी चाहिए। इसी समय हल्की गुड़ाई कर दी जाए तो जड़ों में हवा जाती है दोस्तों। जब अब निराई गुड़ाई करते हैं तो जड़ में हवा घुसती है, धूप का जो कण है वो भी घुस जाता है, पौधा तेजी से बढ़ता है। इसी दौरान अगर खेत में मल्चिंग लगी हो तो खरपतवार बहुत कम आता है और मेहनत भी बच जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों खाद की, क्योंकि भाइयों यही से तय होता है कि बेल सिर्फ पत्ते बनाएगी या अभी फल भी देगी। तो 1 एकड़ खेत के लिए जो आपने पहले गोबर की खाद डाली है वो पौधे की नींव है दोस्तों। उसके बाद जरूरत होती है संतुलित पोषण की। बहुत ज़्यादा यूरिया देने से बेल तो हरी हो जाती है लेकिन फूल गिरने लग जाता है, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। शुरुआत में आपको हल्का मात्रा में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देना है, और जैसे जैसे फूल आने लगे दोस्तों फास्फोरस डालना है और पोटास आपको देना है, जिससे जोर पकड़ लेगा। अगर आप रासायनिक खाद देते हैं तो सीमित मात्रा में दीजिए, और अगर आप जैविक खाद तरीका से खेती कर रहे हैं, बहुत जगह आजकल क्या हो रहा है कि वो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि आप जैविक खेती के ऊपर हमें बताइए, ताकि रासायनिक खेती का जो खर्चा है वो भी कम हो और रासायनिक खेती से जो होने वाले नुकसान है वो भी ना हो। तो आप रासायनिक तरीका को छोड़ करके आप जैविक तरीका के ऊपर बात करें तो आप जीवामृत आप डाल सकते हैं, घन जीवामृत या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके बहुत अच्छा खासा उपज भी ले सकते हैं। इससे मिट्टी जिंदा रहता है दोस्तों और फसल भी सुरक्षित रहता है। अब खरपतवार नियंत्रण की तो बात हो गई दोस्तों, अब बात करें हाथों हाथ निकालने की, यानी कि खरपतवार को हाथों हाथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर क्या होता है कि आजकल दवाई आ रहा है घास मारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, उसके जगह पर आप हाथ से अपना निकाल रहे हैं या निराई गुड़ाई कर रहे हैं, उस टाइम से भी आप निकाल रहे हैं या लेबर लगा करके भी आप कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। लेकिन जिस किसान भाई के पास मजदूर की समस्या है या लेबर की समस्या है, वो शुरुआती अवस्था में हल्की मात्रा में खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना, अगर आप लेबर की कमी है तो आप कंट्रोल करने के लिए आप रासायनिक दवाई में आ सकते हैं। बस ध्यान रखना है दोस्तों, दवाई पर पौधे बिल्कुल बाहर नहीं गिरे। अगर आपके पौधे पर दवाई गिर गया तो आपका जो पौधा वो भी झुलस जाएगा दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई जल्दबाजी में ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है और बढ़वार रुक जाता है, यानी कि कंट्रोल में नहीं रहता है। और बढ़वार रुक जाता है तो इससे जो मात्रा है दोस्तों, यानी कि जो दवाई का मात्रा है उसको आपको कंट्रोल में रखना है।
रोग और कीट की हम लोग बात करें तो नेनुआ की खेती का सबसे नाजुक हिस्सा है दोस्तों रोग की ऊपर। सबसे पहले चूसक कीड़े आते हैं दोस्तों, जैसे माहू हो गया या सफ़ेद मक्खी हो गया। ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं और पौधा को पीला पड़ने लग जाता है, जिसके वजह से अगर समय समय पर आप ध्यान दिए तो वायरस भी फैल सकते हैं दोस्तों। अगर जो सफ़ेद मक्खी है उसको कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, या पीला मोजेक या फिर जो माहू है उसको अगर आप कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं तो आपका जो पौधा है वो पीला पड़ने लग जाएगा। अगर समय पर ध्यान नहीं दिए तो वायरस भी फैल जाता है। शुरुआती में आपको नीम तेल या फिर नीम आधारित जैविक दवाई का आपको प्रयोग करके देखना है। अगर नीम से कंट्रोल हो रहा है, नीम आधारित दवाई से कंट्रोल हो रहा है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर नहीं हो रहा है असर, अगर छिड़काव बहुत असरदार हो रहा है, अगर प्रकोप ज़्यादा है तो आप सीमित मात्रा में रासायनिक दवाई भी दे सकते हैं, रासायनिक दवाई के ऊपर सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन भाइयों दवा बदल बदल कर आपको इस्तेमाल करना है, एक ही दवा को कंटिन्यू नहीं डालना है, जिससे कि जो बीमारी है वो समझ लेता है कि सेम दवाई आने वाला है। इसीलिए आपको दवाई को चेंज करते जाना है। अगर आज आपने अलग दवाई दी तो अगले बार आप अलग दवाई दीजिए, जिससे कि आपका जो खेत का जो बीमारी है यानी पौधा में जो बीमारी लग रहा है वो कंट्रोल में आ जाता है। एक ही दवा को बार बार प्रयोग करने से असर भी कम हो जाता है। इसके बाद फल मक्खी आती है दोस्तों, जो सीधे फल में छेद करके अंडा दे देती है और फल सड़ने लग जाता है। इसे बचाव के लिए दोस्तों खेत साफ रखे, गिरे हुए जो खराब फल है उसको तुरंत हटा दे या फिर गड्ढा में दबा दे। चाहे तो आप ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो नीले चिपचिपे टाइप से पीले टाइप से जो ट्रैप आते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं, जिससे कीटों की संख्या काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है। फफूंद जनित रोग और पाउडरी मिड्यूल भी नेनुआ में आम है दोस्तों, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए समय समय पर आपको जैविक या रासायनिक दवाई का छिड़काव करना है, नहीं तो पत्तियां सूखने लग जाती है। और फूल और फल दोनों आने की बात करें दोस्तों तो बहुत से किसान भाई शिकायत करते हैं, तो फूल तो आता है लेकिन झड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों असंतुलित खाद का देना, पानी की कमी होना या ज़्यादा नमी होना। जब फूल आता है, जब फूल आने लगे तो खेत में नमी बना कर रखें दोस्तों, और पोटाश युक्त खाद का आपको प्रयोग करना है। इससे फल सेट अच्छा आता है, फल भी अच्छा आना चालू हो जाता है और लंबी तुड़ाई भी चालू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों उपज की, तो अगर आपने सारी बातें सही से अपनाई है तो 1 एकड़ से दोस्तों 80 से 120 कुंटल तक नेनुआ की उपज आसानी से आप ले सकते हैं। तुड़ाई हमेशा नरम और सही आकार में आपको करना है, ज़्यादा बड़ा होने का इंतज़ार आपको ना करें, वरना बाज़ार में भाव कम मिलता है दोस्तों। अब शुरुआत से ही जब आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाए तो आप देखिए कि साइज़ आपके ऊपर मैटर करता है, आपके बाज़ार के ऊपर मैटर करता है कि किस प्रकार से साइज़ का खपत होता है। तुड़ाई जितनी नियमित होगी उतना ही नया फल आएगा और उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ भी होगा, उपज भी होगा। अब बेचने के तरीके के ऊपर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, यहीं से असली कमाई भी शुरू होती है। सिर्फ मंडी पर निर्भर आपको नहीं रहना है, हमेशा सही नहीं होता दोस्तों मंडी पर निर्भर रहना। स्थानीय जो बाजार हो जाते हैं, हाट हो जाते हैं, या फिर सब्जी ठेला हो जाते हैं, होटल हो जाते हैं, ढाबा हो जाते हैं, या फिर स्कूल के जो मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील में भी नेनुआ का सप्लाई आप कर सकते हैं। कई जगह में स्कूलों में सीधे आप पहुंचा भी सकते हैं, बस आपको संपर्क बनाना पड़ेगा। इससे बिचौलियों हट जाते हैं, दाम सीधे आपके हाथ में आ जाती है। अगर स्टोरेज की बात करें यानी कि कोल्ड स्टोरेज है आपके साइड में, तो नेनुआ सबसे ज़्यादा दिन रखने वाली सब्जी नहीं है दोस्तों, लेकिन ठंडी और छायादार जगह में 2 से 3 दिन आराम से इसे ताज़ा रखा जा सकता है। इसके बाद तुड़ाई के बाद पानी का हल्का आपको छिड़काव कर देने से ताजगी इसमें बनी रहती है। अब लागत और मुनाफा की हम लोग बात करें तो 1 एकड़ नेनुआ की खेती में अगर आप सही तरीके से खर्चा करते हैं तो कुल लागत ज़्यादा नहीं आती है दोस्तों। अगर बाज़ार भाव ठीक रहा तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आराम से आप मुनाफा कमा सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे किसान भाई हर साल नेनुआ की खेती को दोबारा तिबारा कर देते हैं। आखिर में भाइयों एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, खेती में सबसे बड़ा नुकसान जल्दबाजी और लापरवाही। समय पर सिंचाई करें, संतुलित खाद और नियमित निगरानी से ही फसल संभव होती है। अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी काम का लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सवाल या अनुभव कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। तो भाइयों आज जो भी बात हमने नेनुआ यानी तुरई की खेती को लेकर के समझी, अगर उन्हें ज़मीन पर उतार दिया जाए तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी जो फसल है वो सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगी, आपकी आमदनी तक जाएगी दोस्तों। खेती में चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, लेकिन सही जानकारी सही समय पर मिलकर की जाए तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है।
अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी सच्ची और ज़मीनी जानकारी मिलती रहे तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और नीचे कमेंट में लिखिए आपको अगली किस सब्जी की खेती के ऊपर पूरी जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एक सही जानकारी किसी का पूरा मौसम बचा सकती है। फिर मैं कहूँगा भाइयों, खेती तुक्के से नहीं होती है, खेती तजुर्बे और जानकारी से चलती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो में। ओहदार फार्म के साथ आप जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।